डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज में आज का ये लेक्चर बीएससी थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए है और सेमेस्टर थर्ड, जिसका पेपर कोड है आपका जू 201F एंड पेपर टाइटल इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक्स। तो आज का ये तीसरा लेक्चर है एमसीक्यू सीरीज में। फर्स्ट टू लेक्चर में हमने यूनिट फर्स्ट से यूनिट सेकेंड थर्ड फोर्थ से एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर किया था और आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 5 एंड यूनिट 5 6 एंड 7 यहाँ से क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चंस पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज बेस्ड ऑन दी। तो सेंट्रीफ्यूज का प्रिंसिपल किस पर बेस्ड होता है? डेंसिटी ग्रेडियंट पर। नो, सेडिमेंटेशन अंडर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रीफ्यूज मशीन में एक फोर्स लगता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेडिमेंट करते आते हैं टू द बॉटम। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल डिपेंड ऑन दी। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पार्टिकल के ऊपर लगता है वो किस पर डिपेंड करता है? स्पीड ऑफ रोटेशन। यस, जितनी स्पीड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। रेडियस ऑफ द रोटेशन। यस। मास ऑफ द पार्टिकल। यस, अगर पार्टिकल का मास ज्यादा है तो फोर्स भी उस पर ज्यादा लगता है। ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आरसीएफ इज मेजर्ड इन। तो रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम किसकी फॉर्म में मेजर करते हैं? जी, हम लिखा हुआ देखते हैं कई जगह कि 500 XG, 300 XG। जो इस फॉर्म में जो लिखा है वो आरसीएफ वैल्यू लिखी होती है। आरपीएम वैल्यू लिखा होगा सीधे 3000 RPM, 5000 RPM। और आरसीएफ वैल्यू हमेशा लिखी होगी जी की फॉर्म में, लास्ट में XG लगा होगा, 500 XG। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आरसीएफ इज। तो आरसीएफ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कौन सा है? आरसीएफ इजकल टू 1.12 इंटू आर इंटू आरपीएम। नो। तो यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया है आपका, आरसीएफ इज इक्वल टू 1.118 इंटू 10⁻⁵ इंटू आर इंटू आरपीएम स्क्वायर, रोटेशन पर मिनट स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इसमें से पूछा है कि कौन सा टाइप्स नहीं है। डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन, ये तो टाइप्स हैं। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, ये भी सेंट्रीफ्यूज का एक टाइप्स है। आइसोजेनिक सेंट्रीफ्यूगेशन, इट इज नॉट ए टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। एक्चुअल में जो सेंट्रीफ्यूज का नाम होता है आइसोपिकनिक सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ना कि आइसो एंजाइम सेंट्रीफ्यूगेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो गलत ऑप्शन है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन दी। जो डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन है वो किसके बेस पर कंपाउंड को सेपरेट करता है? डेंसिटी डिफरेंस ओनली? नो, सिर्फ डेंसिटी के बेस पर नहीं, इसके अलावा साइज एंड मास डिफरेंसेस, साइज एंड मास दोनों के डिफरेंस पर जो है वो सेडिमेंट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन पार्टिकल सेपरेट अकॉर्डिंग टू दी। सेंट्रीफ्यूज का दूसरा टाइप है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। ये किसके बेस पर सेपरेट करता है पार्टिकल्स को? देयर चार्ज के बेस पर? नो। देयर साइज के बेस पर? नो। देयर पॉइंट डेंसिटी, इसका नाम ही है डेंसिटी ग्रेडियंट, तो ये डेंसिटी के बेस पर सेपरेट करता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ग्रेडियंट मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं मीडियम को प्रिपरेशन करने के लिए? ये क्वेश्चन में पूछा गया है।
तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा एगारोज, नो हो जाएगा, सुक्रोज यस। सुक्रोज हम यूज करते हैं टू प्रिपेयर मीडियम इन द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सुक्रोज के अलावा एक और केमिकल यूज होता है, फाइकॉल भी यूज करते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज रोटर। रोटर डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो यहाँ पर पूछा कि कौन सा रोटर का टाइप है, स्विंग बकेट रोटर यस, फिक्स्ड एंगल रोटर यस, वर्टिकल रोटर यस। तीन टाइप का रोटर होता है, तीनों के नाम यहाँ दिए गए हैं। सो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज ऑपरेट एट स्पीड अप टू। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज होता है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तीन तरह का सेंट्रीफ्यूज होता है आपका, लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और तीसरा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो यहाँ पर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज की स्पीड पूछी है 10,000 आरपीएम नो, 3,000 आरपीएम नो, 1,00,000 आरपीएम यस। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज जो है वो 1,00,000 आरपीएम तक रोटेट कर सकता है, रोटेशन पर मिनट। एक मिनट में ये 1,00,000 टाइम जो है वो घूमेगा, रोटेट करेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इज मेनली यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मैक्रोमोलिक्यूल लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड यस। जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है वो बहुत ही लाइट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए यूज होता है। डीएनए और प्रोटीन बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इन बायोलॉजिकल लैब इज टू। तो सेंट्रीफ्यूज का फंक्शन पूछा है क्या है, मिक्स सोल्यूशन, सोल्यूशन को मिक्स करने के लिए यूज नहीं होता है। सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन द डेंसिटी। तो डेंसिटी के बेस पर हम मिक्सचर से अलग अलग कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, the sedimentation rate of particle increase when। तो पार्टिकल का सेडिमेंटेशन रेट कब इंक्रीज करेगा, when viscosity of medium increase, no, density of particle increase yes। अगर पार्टिकल की डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका सेडिमेंटेशन भी फास्टली होगा, जल्दी होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, when a sample is centrifuged the heavier particle। अगर हमारे मिक्सचर में दो तरह के पार्टिकल्स हैं, लाइट पार्टिकल्स हैं, हैवियर पार्टिकल्स हैं, तो ये पूछा गया कि सेंट्रीफ्यूज में हैवियर पार्टिकल्स का क्या होगा। रिमेन एट द टॉप, ऊपर रहेंगे, फ्लोट करते रहेंगे, नो, मूव टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो जल्दी माइग्रेट करते हैं, वो सेडिमेंट करते हैं जल्दी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेट पार्टिकल्स in a mixture primarily due to difference in। तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो है सेपरेट करता है मिक्सचर को, किसके बेस पर डिफरेंस करता है, कलर के बेस पर, नो, डेंसिटी एंड मास के बेस पर यस। डेंसिटी, पार्टिकल की डेंसिटी कितनी है, उसका मास कितना है, कितना वजन है उसका, उसके बेस पर वो सेपरेट करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, the stationary phase in chromatography can be। तो क्रोमेटोग्राफी में दो फेजेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। तो स्टेशनरी फेज के बारे में पूछा है, ओनली ए सॉलिड, सिर्फ सॉलिड होगी, ऐसा नहीं है, लिक्विड भी हो सकती है, ओनली ए लिक्विड, ऐसा नहीं है, सॉलिड भी हो सकती है। तो थर्ड ऑप्शन है आइदर ए सॉलिड और लिक्विड। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, the mobile phase in chromatography is usually। जो मोबाइल फेज होती है, जो ट्रेवल करती है स्टेशनरी फेज के ऊपर, वो कैसी हो सकती है, एक गैस और लिक्विड, या तो गैस की फॉर्म हो सकती है, लिक्विड की फॉर्म हो सकती है, कभी भी सॉलिड नहीं होगी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ ए कंपाउंड ऑन ए क्रोमेटोग्राम डिपेंड ऑन दी। तो जो क्रोमेटोग्राम जो होता है, जैसे कि आपने प्रिपेयर क्रोमेटोग्राफी पेपर किया आता है जो क्रोमेटोग्राम, तो उस पर रेट ऑफ मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है, सॉल्वेंट डेंसिटी ओनली, नो, इंटरेक्शन विद द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज।
जिस मॉलिक्यूल को हम सेपरेट कर रहे हैं वो किससे इंटरेक्ट कर रहा है, किससे किस में सॉल्युबल है, उसके बेस पर जो है डिपेंड करता है मूवमेंट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन पेपर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेज इज। पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज क्या है? द पेपर इटसेल्फ, नो, वाटर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब ऑन द सेलुलोज फाइबर। तो पेपर आपका सेलुलोज फाइबर का बना होता है, वाटर मॉलिक्यूल इससे बाइंड कर गया, तब बनता है हमारा स्टेशनरी फेज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूजेस विच स्टेशनरी फेज। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होता है टीएलसी, वो उसमें स्टेशनरी फेज किसकी बनी होती है? फिल्टर पेपर की, नो, सिलिका जेल और एल्यूमिना ऑन ए प्लेट। एक प्लेट होती है, उसके ऊपर एक पतली सी लेयर होती है सिलिका की, जो एक्ट करती है एज स्टेशनरी फेज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द आरएफ रिटेंशन फैक्टर वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज। आरएफ वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट, नो, उल्टा लिखा है यहाँ पर, डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्यूट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट फ्रंट, यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और कभी भी रिटेंशन फैक्टर की वैल्यू एक से ऊपर नहीं होगी, बल्कि 0 से 1 के बीच में आएगी। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इन गैस क्रोमेटोग्राफी द मोबाइल फेजेस। तो गैस क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज कैसी होती है? लिक्विड, नो, गैस, यस, मोबाइल फेज जो होती है वो गैस की फॉर्म में होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एचपीएलसी सेपरेट कंपाउंड बेस्ड ऑन दी। तो एचपीएलसी किसके बेस पर कंपाउंड को सेपरेट करता है? कलर के बेस पर, नो, प्रेशर एंड पोलैरिटी डिफरेंस। एचपीएलसी में हाई प्रेशर देते हैं हम मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इन आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन अकर ड्यू टू। तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन किसके बेस पर होता है? चार्ज डिफरेंस अमॉन्ग मॉलिक्यूल। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम चार्ज मॉलिक्यूल को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द स्टेशनरी फेज इन जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज मेड ऑफ। तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज किसकी बनी होती है? आयन एक्सचेंज रेजन की, नो, पोरस बीड, यस, पोरस बीड से बना हुआ था, जो एगारोज का हो सकता था, पॉलीएक्रिलामाइड का हो सकता है, या सिफिडेक्स का बना हो सकता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन इज बेस्ड ऑन दी। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में सेपरेशन किसके बेस पर होता है? स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में स्पेसिफिक बाइंडिंग होती है, जैसे कि एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी, जिससे एंजाइम की बाइंडिंग एफिनिटी किससे? सबस्ट्रेट से ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या होता है? स्पेसिफिक बाइंडिंग बिटवीन मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द मेन एडवांटेजेस ऑफ एचपीएलसी कवर क्लासिकल कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उससे बेहतर माना जाता है एचपीएलसी को, क्यों? ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिक्वायर लेस प्रेशर, नहीं, प्रेशर तो इसमें ज्यादा चाहिए होता है। फास्टर एंड गिव्स हायर रेजोल्यूशन, यस, एचपीएलसी में सेपरेशन जल्दी हो जाता है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो हम सेपरेशन पूरे दिन में करेंगे, बैठे रहेंगे, वही काम हम एचपीएलसी में 1 घंटे में सेपरेशन कर लेंगे। तो यहाँ पर फास्टर सेपरेशन होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, क्रोमेटोग्राफी इज मेनली यूज्ड फॉर। तो क्रोमेटोग्राफी मेनली किसके लिए यूज होता है? मिक्सिंग दी सब्सटेंस, नहीं, सब्सटेंस को मिक्स तो नहीं करते हैं। सेपरेटिंग एंड आइडेंटिफिकेशन कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, हम किसी मिक्सचर से कंपाउंड को सेपरेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी इज ऑल्सो नोन एज।
तो जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम क्या है? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी? नो। साइज एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द बियर लैम्बर्ट लॉ रिलेट एब्जॉर्बेंस टू। बियर लैम्बर्ट लॉ एब्जॉर्बेंस के बारे में क्या बताते हैं? कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। बियर ने बताया था कंसंट्रेशन के बारे में, और लैम्बर्ट ने बताया था लेंथ ऑफ लाइट पाथ के बारे में। तो यहाँ पर ऑप्शन ही आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। द लेंथ ऑफ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ। तो बियर लैम्बर्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? जब आप दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, बियर इक्वेशन और लैम्बर्ट लॉ को दोनों को कंबाइन करते हैं, तो इक्वेशन निकल के आती है ए इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। The wavelength range of visible light used in the spectrophotometry is। तो यहाँ पर विजिबल लाइट की रेंज पूछी है, वेवलेंथ पूछी है, कितनी होती है? 400 से 700 नैनोमीटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। द वेवलेंथ रेंज फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यूवी लाइट की रेंज कितनी होती है, वेवलेंथ रेंज कितनी होती है, क्वेश्चन में पूछा गया है। 200 से 400 नैनोमीटर। और 400 700 कितनी होती है विजिबल रेंज? 200 से 400 यूवी यूवी रेंज होती है, यूवी लाइट। 400 से 700 नैनोमीटर तक होती है विजिबल रेंज, जो हम जिसे हम देख सकते हैं, इसलिए इसको विजिबल रेंज बोलते हैं। और 700 से 1000 तक होती है आपकी इंफ्रारेड। यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। द पर्पज ऑफ मोनोक्रोमेटर इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज टू। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो पेज में लगा होता है, मोनोक्रोमेटर लगा होता है, उसका क्या काम होता है? स्प्लिट व्हाइट लाइट इनटू इंडिविजुअल वेवलेंथ। क्योंकि लाइट तो आ रही है, जो विजुअल रेंज की राइट लाइट है उसमें कई सारी रेंज है, उसमें रेड भी है, ग्रीन भी है, ब्लू भी है। तो मोनोक्रोमेटर क्या करता है? इनको स्प्लिट कर देता है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। विच लाइट सोर्स इज यूज्ड फॉर द विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। जो विजुअल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है उसमें लाइट सोर्स क्या होता है? टंगस्टन फिलामेंट लैम्प। जो हमारे बल्ब में लगा होता है टंगस्टन का, सेम वहां पर भी टंगस्टन फिलामेंट लैंप होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। द पाथ लेंथ इन बियर लैम्बर्ट लॉ इज यूजली मेजर्ड इन। लेंथ ऑफ लाइट पाथ को किस इसकी यूनिट क्या है? हम सेंटीमीटर मेजर करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। ए ब्लैंक सोल्यूशन इन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री इज यूज्ड टू। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ब्लैंक सोल्यूशन हम किस लिए यूज करते हैं? एक हमारे पास सैंपल होता है एक ट्यूब में, एक में ब्लैंक होता है। तो ब्लैंक किस लिए यूज करते हैं? कैलिब्रेट द इंस्ट्रूमेंट एंड जीरो द एब्जॉर्बेंस। जनरली ब्लैंक सोल्यूशन में हम वाटर का यूज करते हैं। वाटर में कोई कलर नहीं होता है, तो उसकी रेटिंग क्या, जीरो आनी चाहिए। तो हम ब्लैंक में वाटर को ले लेते हैं और इससे हम जीरो वैल्यू सेट कर देते हैं, जिससे हमारी मशीन जो है कैलिब्रेट हो जाती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। The ability of microscope to distinguish two close points as separate each called। दो पॉइंट्स हैं जो बहुत पास पास हैं, क्लोज हैं, जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो अलग अलग दिखाई देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन? नो, इट इज नोन एज रिजोल्यूशन। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसलिए जिस लेंस का, जैसे हम लोग फोन में लेंस होता है, उसका रेजोल्यूशन जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी पिक्चर्स हमें दिखाई देती है। जब उसको हम पिक्चर को बड़ा करते हैं तो वो हमें नॉर्मल दिखाई देती है, जबकि फटती नहीं है। इसी को बोलते हैं रिजोल्यूशन पावर। अगर रिजोल्यूशन पावर कम है तो जब आप इमेज को बड़ा करेंगे तो ऐसा दिखेगा इमेज आपकी ब्लर्ड हो गई है, इमेज फटने लगी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर 39। द टर्म न्यूमेरिकल अपर्चर रिफर्स टू दी। तो न्यूमेरिकल अपर्चर क्या क्या मतलब होता है? मैग्नीफाइंग कैपेसिटी ऑफ लेंस? नो। लाइट गैदरिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस। जो कंडेंसर लेंस होता है
लाइट को गैदर करता है, उसकी कैपेसिटी को बोलते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फाइनल इमेजेस। तो माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज क्या होती है? पहले माइक्रोस्कोप में बनती है इमेज जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनती है, जो स्पेसिमेन के पास होता है, तो उसमें हमें रियल इमेज दिखती है और इन्वर्टेड दिखती है, उल्टी इमेज दिखेगी। और वो जो अब इमेज आईपीस के द्वारा जब हम देखते हैं तो वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है, रियल नहीं होती है, वर्चुअल होती है एंड इनवर्टेड। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा पहले जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी और सीधी इमेज बनेगी। और जब आईपीस से जब हम देखते हैं, आईपीस लेंस से जब हम देखते हैं तो हमें दिखती है वर्चुअल एंड इनवर्टेड इमेज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इट इज द फाइनल इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, immersion oil is used with the oil immersion lens to। तो जब हमें कभी 100x पर देखना होता है इमेज को, तो हम इमर्सन ऑयल का यूज करते हैं। इसका क्या फंक्शन है? इंक्रीज द वर्किंग डिस्टेंस, नो। डिक्रीज मैग्निफिकेशन, नो। रिड्यूस लाइट रिफ्रैक्शन एंड इंक्रीज रिजोल्यूशन। तो इमर्सन ऑयल क्या करता है? रेजोल्यूशन को इंक्रीज कर देता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हम स्लाइड के ऊपर और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, तो हम स्लाइड के ऊपर डालते हैं इमर्सन ऑयल ड्रॉप बाय ड्रॉप, किससे हमें बेटर इमेज देखने लगता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप यूजेस ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ लाइट। ऐसा कौन सा माइक्रोस्कोप है जो इलेक्ट्रॉन को यूज करता है बल्कि लाइट को यूज नहीं करता है इमेज को देखने के लिए? तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, नो। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यस। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम ही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इट इज यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स as a light source. So option B is the correct answer. Next question number 43. The phase contrast microscope is especially useful for। phase contrast microscope किसके लिए यूज होता है? ऑब्जर्विंग स्टेन्ड स्पेसिमेन, नो। ऑब्जर्विंग लिविंग सेल, अनस्टेन्ड सेल। अगर हम लाइव सेल को देखना चाहें बिना स्टेन किए तब हम यूज करेंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 44. In fluorescence microscopy, the specimen emit light when। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी लाइट इमिट करता है, उस तरह की लाइट इमिट कब लाइट इमिट करेगा? इट रिफ्लेक्ट यूवी लाइट, नो। इट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, नो। इट एब्जॉर्ब यूवी लाइट एंड इमिट विजिबल लाइट। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ये यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करता है और इमिट करता है विजिबल लाइट को। So option C is the correct answer. Next question number 45. The function of condenser lens in a microscope too। तो माइक्रोस्कोप में तीन टाइप के लेंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस जो स्लाइड के पास होता है, आईपीएस लेंस जो आंख के पास होता है, और तीसरा होता है कंडेंसर लेंस जो लाइट सोर्स के पास होता है। तो यहाँ पर कंडेंसर लेंस का फंक्शन पूछा है। मैग्नीफाई इमेज, नो, मैग्नीफाई नहीं करता है। फोकस लाइट ऑन द स्पेसिमेन। तो कंडेंसर लेंस का काम क्या है? लाइट को कंडेंस करता है ऑन द स्पेसिमेन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज यूज्ड फॉर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दो टाइप का होता है, एक टैम होता है और एक सैम होता है। तो टैम किस लिए यूज होता है? व्यूइंग द सरफेस ऑफ द सेल, नो। व्यूइंग द इंटरनल सेल्स स्ट्रक्चर, सेल की इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना होता है तो हम यूज करते हैं टैम का यूज करते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इससे से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का दूसरा टाइप है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सैम। सैम क्या करता है? टू डायमेंशनल इमेज नहीं, थ्री डायमेंशनल इमेज, सरफेस इमेज। सैम जो होता है सेल सरफेस की इमेज प्रोवाइड करता है और 3D इमेज प्रोवाइड करता है ये। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो टैम जो है वो सेल के अंदर को स्ट्रक्चर के देखने के लिए यूज होता है, और सैम जो है वो सेल के आउटर सेल सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, which microscope is best suited for observing motility।
ऑफ माइक्रोस्कोप इन ए वेट माउंट। तो सपोज हमारे पास, हमें अगर इस कोई भी लिविंग सेल था जैसे कि स्पर्म है, अगर हमें उसकी मोटिलिटी देखना है, तो हम कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करेंगे? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप नहीं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। यस, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमें लिविंग सेल देखनी हो, मोटाइल सेल देखनी हो, अनस्टेंड सेल देखनी हो, तब हम यूज करेंगे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, which microscope provide the highest magnification and resolution? तो सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन किस इमेज, किस माइक्रोस्कोप द्वारा प्रोड्यूस होता है? ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप नो, कनफोकल माइक्रोस्कोप नो, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यस, सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन पावर होती है हमारी टेम, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next question number 50. The movement of solvent in paper chromatography is mainly due to। तो जब हम पेपर को डिप करते हैं सॉल्वेंट में, तो सॉल्वेंट जो ऊपर ट्रेवल करता है किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से नहीं, ग्रेविटी की वजह से तो नीचे जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसकी वजह से नहीं, ये तो मशीन में लगता है। कैपिलरी एक्शन ऑफ पेपर, सेलुलोज पेपर जो होता है, जो पेपर जो होता है वो सेलुलोज फाइबर का बना होता है, और ये सेलुलोज फाइबर कैपिलरी की तरह काम करती हैं, तो इट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन ऑफ पेपर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिलरी एक्शन इन पेपर क्रोमेटोग्राफी आकर्स बी कॉज ऑफ। तो कैपिलरी एक्शन जो पेपर में किसकी वजह से होता है, किस फोर्स की वजह से होता है, पूछा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड पेपर नो, adhesive and cohesive force between solvent molecule and paper fibers। तो पेपर फाइबर्स जो होते हैं और जो सॉल्वेंट होता है, इसके बीच में एडेसिव फोर्स लगता है। जैसे हम ग्लू से फोटो चिपकाते हैं, तो एडेसिव एंड कोहेसिव फोर्स की वजह से सॉल्वेंट पेपर फाइबर में ऊपर की तरफ ट्रेवल करने लगता है। सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर।